एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने चैप्टर 5.1 जो डायरेक्टर्स वाला चैप्टर है उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा सी और सीएस के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, और आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना कंपनीज एक्ट का। ठीक है, चैप्टर 5.1, 5.2 एंड चैप्टर 6 तीनों के कंबाइंड काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते ही हैं आपके हर एग्जाम में। देखो सबसे पहले अपने पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 आपको क्या बोला है, काफी लंबा क्वेश्चन है, केस स्टडी है बेसिकली। मिरिंडा लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है 40 करोड़ और टर्नओवर है 350 करोड़। ठीक है, और ये बोला है कि इसमें कुछ ये टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल है कंपनी में। अब देखो कौन कौन है, राजीव मिश्रा प्रमोटर है और एमडी है, प्रीतम एनी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, ठीक है, चरण है डायरेक्टर फाइनेंस मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनुराग सिन्हा डायरेक्टर ऑपरेशन, ये भी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड रिलेटेड टू प्रमोटर, और सुप्रीति है सीएस। इसके बाद क्या बोला, कंपनी जो है वो एक्सपेंशन करना चाहती है और इसीलिए वो लोन लेना चाहती है बैंक से, और बैंक चाहती है कि वो एक डायरेक्टर को नॉमिनेट करे। ये हम जानते हैं अगर बैंक किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है तो दैट इज व्हाट, नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, नाउ एमडी सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो आपका बोर्ड है प्रेजेंट में, बोर्ड जो है क्या वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब बोर्ड में जो डायरेक्टर्स हैं क्या उतने डायरेक्टर्स हैं जितने होने चाहिए, ठीक है, कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं है तो क्या नॉन कंप्लायंस है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले अपन एक एक करके ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि ये कंपनी कौन से टाइप की कंपनी है और इसमें कितने टाइप के डायरेक्टर्स चाहिए। देखो सबसे पहले एक अनलिस्टेड कंपनी है और हमें लिमिट्स दे रखी है, तो अभी आपको ये लिमिट्स को देखते हुए चेक करना है कि ये कौन कौन से डायरेक्टर्स की एप्लीकेबिलिटी इसके ऊपर आएगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये देखो एक अनलिस्टेड कंपनी है मतलब पब्लिक कंपनी है, तो मिनिमम हमें पता है 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लिमिट्स को चेक करें तो लिमिट्स को चेक करके एक तो अपने पास आ रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और एक आप देखो लिमिट्स को चेक करके आ रहा है कि यहाँ पे विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी अपनी लिमिट्स होती है 10, 100, 50, तो वो ये दोनों लिमिट्स एक्सीड हो रही है ना। पेडअप की भी एक्सीड हो रही है, टर्नओवर की भी एक्सीड हो रही है, और सिमिलरली वैसे विमेन डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिमिट्स है 100 और 300, तो 100 की लिमिट तो एक्सीड नहीं हो रही है पेडअप कैपिटल की, बट 300 की लिमिट एक्सीड हो रही है, तो टर्नओवर की लिमिट एक्सीड होने की वजह से विमेन डायरेक्टर का होना भी यहाँ पे जरूरी है। तो ये 2 डायरेक्टर्स हमें चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर, जो कि हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि अभी कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आपको सबकी लिमिट्स याद है। अगर आपको लिमिट्स याद नहीं है तो आपको ये याद ही नहीं आएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है पे आंसर नहीं कर पाओगे कि कितने कितने इसमें डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, देखो क्या बोला, कंपनी कौन सी कंपनी है, एक अनलिस्टेड कंपनी है, 4 डायरेक्टर्स हैं, तो मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, लेकिन एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, ये आपको लिमिट दे दी 100 की और 300 की, और क्योंकि टर्नओवर इज मोर देन 300 तो वुमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जो अगर आप सीएमए का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का जो आंसर है सजेस्टेड आंसर देखोगे तो उसमें ओनली विमेन डायरेक्टर के बारे में आपको दे रखा है, ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेंशन उस आंसर में नहीं कर रखा है, बट हमें पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चाहिए, तो इसीलिए आप इसको भी मेंशन करना। ऑल्सो बोर्ड लैक्स अ सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो ये जो कंपनीज हैं इनको मैंडेटरी, देखो ऑब्वियस सी बात है आपको याद होगा लिस्टेड कंपनी में कितने चाहिए थे, 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं, अनलिस्टेड में कितने चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं। अगर आपका पेडअप कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा और टर्नओवर कितना है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो इस केस में अपना पेडअप भी एक्सीड हो रहा है 40 से, टर्नओवर भी एक्सीड हो रहा है 100 से, तो ये दोनों ही पूरी हो रही है। लिमिट्स एक भी होती तब भी हमें चाहिए होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो इसीलिए 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना भी यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड, कैन अनुराग सिन्हा भी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब चेक करो अनुराग सिन्हा कौन है यहाँ पे, ये रहा अनुराग सिन्हा रिलेटेड है प्रमोटर के, और हम लोग जानते हैं जो बंदा प्रमोटर से रिलेटेड है मतलब कहीं पर भी वो बायस्ड है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, सो क्या बोला, जो रिलेटिव्स हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के शुड नॉट बी होल्डिंग और हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी
अनुराग सिन्हा रिलेटिव है एमडी का, जो कि केएमपी, ऑब्वियस सी बात है वो एमडी का रिलेटिव है, और एमडी केएमपी में आता है तो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि केएमपी और उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बाद में आप आ जाओ थर्ड पे, देखो थर्ड क्या बोला है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय अ बैंक। ये हम लोग जानते भी, हमने बात कर भी ली थी कि नॉमिनेट जो डायरेक्टर करता है, बैंक जिसको नॉमिनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। और इसके आगे एक और क्वेश्चन है, इफ द सेड नॉमिनेटेड डायरेक्टर इज अ वुमेन वुड शी सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर। देखो क्या बोला है कि अगर बैंक ने किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट करा है तो वो डायरेक्टर कौन सा है, नॉमिनी डायरेक्टर। और आगे क्या बोला है कि अगर जो बैंक जिसको नॉमिनी डायरेक्टर बना रहा है वो एक वुमेन है, तो क्या वो वुमेन डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। देखो हाँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट में एज सच कहीं पर भी मना नहीं कर रखा है इस चीज के लिए, ठीक है। देखो इसका आंसर हम लोग रीड करते हैं ऐसे, क्या बोला है कि जो भी है नॉमिनी डायरेक्टर हो जाएगा वो, ही और शी विल बी क्लासिफाइड एज नॉमिनी डायरेक्टर। और अगर वो वुमेन है तो फिर वो कंपनीज एक्ट में उसको मना नहीं कर रखा है कहीं पर भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉमिनी डायरेक्टर है तो वो वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती है, नहीं, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। तो यस, इफ शी विल बी कंसिडर्ड टू फिल द रिक्वायरमेंट एज पर रूल 3। अभी रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स अल्टीमेटली क्या है, विमेन डायरेक्टर के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये रूल 3 याद नहीं रहे तो सिंपल आप क्या लिख देना कि यस ही विल जो है फुलफिल द रिक्वायरमेंट, सॉरी ही नहीं, शी आएगा यहाँ पे, तो शी विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर ऑल्सो। अगर नॉमिनी डायरेक्टर विमेन डायरेक्टर है तो विमेन डायरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कहीं पर भी इस चीज को मना नहीं किया हुआ है कि अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर विमेन है तो वो विमेन डायरेक्टर में काउंट नहीं होगी, ऐसे कुछ मना नहीं किया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वो काउंट हो जाएगी, ठीक है। अभी जो जून 25 का एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलो, और लास्ट पॉइंट आ जाओ, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ सीएफओ। अब देखो सीएफओ के रिक्वायरमेंट जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सीएफओ किस में आता है, सीएफओ आता है केएमपी में। तो अगर केएमपी चाहिए तो केएमपी में सीएफओ आ रहा है तो सीएफओ भी चाहिए, ठीक है। और केएमपी के लिए आपको याद होगा अपना पेड अप कैपिटल हमें 10 करोड़ या उससे ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो 40 करोड़ है, इसका मतलब केएमपी चाहिए और बाय डिफॉल्ट सी बात है सीएफओ भी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट क्या बोल दिया यहाँ पे, एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शेल हैव अ होल टाइम केएमपी। और सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग सीएफओ टू बी अपॉइंटेड एज अ केएमपी सिंस पेड अप कैपिटल इज मोर देन ₹10 करोड़, ठीक है। तो केएमपी चाहिए और इसीलिए सीएफओ तो चाहिए, बिकॉज सीएफओ केएमपी में आता ही है ना, हमने पढ़ा हुआ है। ओके, सो ये अपना पूरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है जून 24 का क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैकेंसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने दिनेश को अपॉइंट करा है जो कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग पे। कंपनी टुक अप इस अपॉइंटमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एट एजीएम, ठीक है। उसका अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी जो है मतलब मेंबर से हम अप्रूवल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो कि सितंबर में हुई है अपनी एजीएम, बट द सेम वाज नॉट अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स। देखो क्या बोला है यहाँ पे, बीओडी ने बीआर पास कर दिया बट शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव किया है क्या, शेयर होल्डर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। नाउ however he was appointed as an additional director on whole time employment by the board at its meeting held on September 30th। देखो क्या करा है, पहले बोर्ड ने बीआर पास करके उसको अपॉइंट किया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते हैं, तो फिर मेंबर्स के सामने जब ये प्रपोजल रखा कि हम इस बंदे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो मेंबर्स ने मना कर दिया, ठीक है, मेंबर ने अप्रूवल उसको नहीं दिया। तो डायरेक्टर्स कितने स्मार्ट है, मेंबर ने अप्रूवल नहीं दिया तो हम उसको कैसे अपॉइंट कर लेंगे, एज एडिशनल डायरेक्टर। याद है एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बीआर पास करके होता है, ठीक है। तो अब मेंबर ने तो अपॉइंट नहीं किया तो चलो हम कुछ टाइम के लिए ही सही उसको एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हैं। मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि अगर मेंबर ने अप्रूवल मना कर दिया है, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने से मना कर दिया है, तो वो बंदा एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली ये एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि एजीएम के जस्ट नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग करके इन्होंने अपॉइंट कर दिया उसको एज ए एडिशनल डायरेक्टर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन
till the conclusion of the next AGM. ठीक है. Is the appointment of Dinesh as additional director by the board justified? बिल्कुल नहीं, justified नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये हमने साफ साफ पढ़ा है. तो अभी आपको पूरा सेक्शन 161 का कंप्लायंस देना होगा. 161 आपको याद है, डायरेक्टर्स जो उसको बोर्ड अपॉइंट करता है, जो हमने 4 टाइप के डायरेक्टर्स पढ़े, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी. तो आपको पूरा ये देना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको बता रखा है कि बीओडी के पास पावर है टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग एज एडिशनल डायरेक्टर. वही चीज बोली, जिस बंदे को डायरेक्टर नहीं अपॉइंट किया गया जनरल मीटिंग में, उसको आप एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बना सकते हो. उसके अलावा आप किसी और को बना लो, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, तो सेबी का भी एक रेगुलेशन दे दिया कि लिस्टेड कंपनी शैल इंश्योर दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन ऑन द बोर्ड एज अ डायरेक्टर और अ मैनेजर इज टेकन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग और विदिन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज लेटर. ये एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस है जो कि सेबी रेगुलेशन में आपको दे रखी है. ठीक है, बेसिकली. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी को शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, सो हम उस बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ अबव द अपॉइंटमेंट ऑफ दिनेश एज अ डायरेक्टर इज नॉट जस्टिफाइड. तो ये आपको लिखना होगा और एलओडीआर के अकॉर्डिंग जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे दे दिया है, वो आप लिख सकते हो कि नॉर्मल सी बात है वैसे भी कि अगर हमने अपॉइंट किया है किसी डायरेक्टर को तो उसको जनरल मीटिंग में तो हमें अप्रूव करवाना ही होगा, बिकॉज ये जो राइट है ये मेंबर्स का ही रहता है. बस यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया, नेक्स्ट जनरल मीटिंग या 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर. ये आपको थोड़ा सा याद करके लिखना होगा. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन 3 आपका क्या बोल रहा है. पीक्यूआर लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेडअप कितना है 20 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर कितना है 150 करोड़ रुपीस. ठीक है, सिंपल इस तरीके से लिख लिया करो, है ना, 20 करोड़ और 150 करोड़. ठीक है, ताकि दिखता रहे क्या है. ड्यूरिंग द ईयर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं 13. अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए. देखो सबसे पहले तो लिमिट्स चेक कर लो कि यहाँ पर आपका अगर हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए क्या. तो अपनी लिमिट्स क्या होती है 10, 100 और 50. पेड अप कैपिटल 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा है. ठीक है, टर्नओवर भी 150 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ को एक्सीड कर रहा है. सो बाय डिफॉल्ट सी बात है वी विल नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब कितने चाहिए तो हमें पता है क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसमें एटलीस्ट 2 चाहिए. ठीक है, तो ये आपको पूरी लिमिट लिख देनी है कि किस किस कंपनी को चाहिए. और यहाँ पे क्या बोला, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. इसके बाद देखो क्या बोला है, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन केस पीक्यूआर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी होती है. अब लिस्टेड कंपनी में हम लोग जानते हैं कितने रखने होते हैं, एटलीस्ट 1/3, है ना. तो क्या बोला कि अगर यहाँ पे जो है वो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर होती तो कितने होते, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ठीक है, तो आपको 1/3 रखने होते. और ऑब्वियसली बात है हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आता है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा एज नेक्स्ट नंबर. तो क्या बोला, लिस्टेड कंपनी है, टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं 13 है टोटल डायरेक्टर्स. तो 13 का आपको कितना निकालना होगा 1/3. तो 1/3 आप निकालोगे कैलकुलेट करके तो 4.33 आएगा. ऑब्वियसली बात है मिनिमम हमें 1/3 चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होगा तो कितना हो जाएगा 5. तो एटलीस्ट 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें चाहिए. ठीक है, चलो ये आपको सिंपल बताया है कि पेड अप कैपिटल टर्नओवर आपको लास्ट डेट पे ले लेना है. ठीक है, चलो सो ये अपना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे. नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 आपको क्या बोला है, मिस्टर एक्स है एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड was appointed as an additional director 1st January on the office of managing director falling vacant. He was appointed as managing director on existing remuneration. देखो क्या बोला है, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और उसको हमने अपॉइंट किया एज एडिशनल डायरेक्टर. ओके, और फिर आगे क्या बोला है, आगे जाके एमडी की पोजीशन वेकेंट हो गई, खाली हो गई, तो हमने उसी सेम बंदे को, ठीक है, एक्स को ही क्या अपॉइंट कर दिया एमडी.
नाउ वेदर मिस्टर एक्स विल सीज टू बी एमडी इन द नेक्स्ट एजीएम। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमने किसी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया था, तो एडिशनल डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। और इसी एडिशनल डायरेक्टर को ही हमने एमडी जो है वो बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना टेन्योर इस एडिशनल डायरेक्टर का है उतना ही टेन्योर उसका होगा बीइंग एमडी, क्योंकि हमने उसी को ही एमडी बनाया है ना। तो इसीलिए जब तक वो कंटिन्यू करेगा एज एडिशनल डायरेक्टर, तब तक ही वो एज एमडी कंटिन्यू करेगा। देखो क्या बोला है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया है कि एक एडिशनल डायरेक्टर जो होता है वो कब तक ऑफिस होल्ड करता है, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ये हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 161 में। और वो एक रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता, मतलब वो रोटेशनल वाले सारे कंसेप्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिटायरिंग डायरेक्टर की आपको डेफिनेशन दे दी है कि रिटायरिंग डायरेक्टर क्या होता है, हु इज रिटायरिंग बाय रोटेशन। तो एडिशनल डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर डायरेक्टर, ठीक है, बेसिक चीजें बोली है। चलो इसके बाद देखो क्या बोला है, यहाँ पे आपको एमडी की डेफिनेशन बताई है कि एमडी की अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एमडी एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसके पास, हमने पढ़ा हुआ है, सब्सटैंशियल पावर्स होती है। मतलब ये यहाँ पे डेफिनेशन वाले पार्ट में सिर्फ क्या हाईलाइट करना चाहता है कि एमडी एक डायरेक्टर होता है। क्या हाईलाइट करना चाहता है ये कि एमडी एक डायरेक्टर होता है। तो अब इस केस में क्या बोला कि जो मिस्टर एक्स है वो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। Since he will be ceased to be a director, he will also vacate the office of a managing director. इसका मतलब जिस बंदे को हमने एडिशनल डायरेक्टर बनाया वो डायरेक्टर तो है ही, तो अब क्या वो एमडी भी बन सकता है, मतलब उसको हम एमडी वाला काम भी दे सकते हैं। हाँ, तो वो जब तक एडिशनल डायरेक्टर रहेगा कंपनी में तब तक वो क्या रहेगा, एमडी भी रहेगा, ठीक है। अब वो एडिशनल डायरेक्टर कब रहता है ये हम पढ़ते हैं प्रोविजन में, कब तक रहता है वो, एजीएम तक रहता है, ठीक है, अगली एजीएम तक। तो इसका मतलब वो एमडी भी कब तक रहेगा, अगली एजीएम तक रहेगा। तो क्या बोला यहाँ पे, ही विल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, सिंस वो नेक्स्ट एजीएम पे डायरेक्टर नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ऑब्वियस यहाँ पे वो डायरेक्टर था तभी तो हमने उसको एमडी बना दिया था, बिकॉज एमडी के लिए भी हमें पता है डायरेक्टर होना जरूरी है। तो अब अगर वो अगली वाली मीटिंग पे, नेक्स्ट एजीएम पे वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा तो वो एमडी के तौर पे कंटिन्यू कैसे कर सकता है, एक बात बताओ। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि वो सिंपल वाइस प्रेसिडेंट था और फिर हमने उसको एडिशनल डायरेक्टर बनाया और फिर हमने उसको एमडी भी बना दिया। बट अगर वो इस डेट पे एडिशनल डायरेक्टर ही नहीं रहेगा, मतलब वो डायरेक्टर ही नहीं रहेगा नेक्स्ट एजीएम पे, तो क्या वो एज एमडी कंटिन्यू कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि एमडी भी तो डायरेक्टर ही होगा। अब वो डायरेक्टर ही नहीं है तो वो कैसे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सो ही विल ऑल्सो वेकेट द ऑफिस ऑफ एमडी, ठीक है, इवन इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड। और हम ये भी जानते हैं कि अगर एजीएम किसी रीजन से नहीं हुई तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं। लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां पे आपको ऑफिस आपको वेकेट करना होगा। ही विल सीज टू बी एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन द लास्ट डे ऑन विच एजीएम ऑट टू हैव बीन हेल्ड, ठीक है। हाउएवर, लेकिन एक बात बताओ, अगर उसको मान लो बनना ही है, उसको एज एमडी कंटिन्यू करना ही है, तो उसके लिए आप जो नॉर्मल प्रोसेस है वो फॉलो करो। हमने सेक्शन 160 पढ़ा है क्या कि सेक्शन 160 में कोई ऐसा बंदा जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई नया बंदा आके डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी में, तो वो एज पर सेक्शन 160 एप्लीकेशन लगा सकता है। सिक्योरिटी अमाउंट याद है उसको देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें जो है वो 160 के अकॉर्डिंग नोटिस दे सकता है। तो अगर उसने 160 के अकॉर्डिंग नोटिस दे दिया एजीएम पे और अगर उसको मेंबर्स ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आपको हम अपॉइंट कर रहे हैं, अप्रूवल मिल गया, तो फिर वो डायरेक्टर भी कंटिन्यू कर सकता है। और डायरेक्टर कंटिन्यू कर रहा है तो वो एज एमडी भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर उसको कंटिन्यू करना है तो 160 के अकॉर्डिंग फिर उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये कितने घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए आपको एक एक प्रोविजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। और क्वेश्चंस करोगे तो ही आप एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन कर पाओगे, बिकॉज सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के अगर हम एग्जाम में पहुंच जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि यार कौन सी चीज कहाँ से कनेक्ट हो रही है। अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें कनेक्ट हो गई। अब हम इसमें ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ये क्वेश्चन 5.1 से आया है। ये क्वेश्चन जो है आपका 5.1 वाला पोर्शन भी है इसमें 5.2 वाला पोर्शन भी है। कौन सा वाला, केएमपी वाला, है ना। एमडी वाली चीज तो हमने वहीं पढ़ी है, तो इसीलिए ये जो चैप्टर है हम कह सकते हैं कि ये इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर्फ सिलेक्टिव कुछ एक ही टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन आएगा, नहीं, सबसे कनेक्टेड आ सकता है। इसीलिए
आप जो है 5.1 एंड 5.2 दोनों पहले चैप्टर्स पढ़ना, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ही आपको समझ में आएंगे। ऊपर भी हमने जैसे केएमपी वाला भी एक टॉपिक आया था, तो ये दोनों कनेक्टेड से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 5.1 से भी 5.2 से भी कनेक्ट करके, इसीलिए आप पहले 5.1 एंड 5.2 दोनों पढ़ना एंड देन ये क्वेश्चंस करना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दिसंबर 23 का। सेक्शन 180 के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, रेस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ा है। सेक्शन 180 जो है वो, अच्छा आपको याद है 179 तो बोर्ड की पावर्स बताता है और 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड बताता है। जो अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, अंडरटेकिंग वाला, ठीक है, इन्वेस्ट कर देना, जो कॉम्पनसेशन आया है मर्जर वगैरह से, ठीक है, इसके अलावा बोरोइंग्स का था, और एक लास्ट का था रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट। तो वो पूरा आपको सेक्शन 180 यहाँ पर समझा देना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड, अब ये मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रही बिकॉज हमने प्रॉपर क्लास में इसको कर रखा है, ठीक है। पूरा आपको सेक्शन 180 लिख देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ फार द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स विल बी इनवैलिड इफ हिज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। इसको आप स्टार लगाओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, और इसको आप एक बार अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। देखो क्या बोला है, हाउ फार द एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर विल बी इनवैलिड इफ हिज अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। हमने ऐसा सिमिलर सा प्रोविजन जो है वो 5.2 में देखा था, ठीक है, बट 5.1 में हमने एज सच इसको जो है वो नहीं देखा था, बट आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल में गिवन नहीं है एज सच, बट क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, तो इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, जैसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर है और उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, ठीक है, तो उसने जो एक्ट्स करी है, मतलब जो भी उसने काम करा है कंपनी में, क्या वो काम भी नॉट वैलिड होगा या वैलिड होगा। अब आप याद करो, मैंने आपको एक हल्का सा है ना प्रोविजन बताया था 5.2 जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि क्या चीज थी वहां पे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना कोई मिस्टर एक्स नाम का डायरेक्टर है जिसका अपॉइंटमेंट लेट से हुआ है 1 जनवरी, ठीक है, 2025। अब इसने काम किया और हमें पता चला 1 जून 2025 को कि यार इसका जो 1 जनवरी को अपॉइंटमेंट हुआ था ना, वो अपॉइंटमेंट वॉज नॉट वैलिड। हमें पता कब चला, जून में, कि यार उसका जो जनवरी में अपॉइंटमेंट हुआ था वो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था। ये हमें पता चलता है जून में, ठीक है। अब उसने जनवरी से लेके जून में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एक्ट्स किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे कंपनी में। तो अब हमें पता चल रहा है जून में, तो अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इस ड्यूरेशन में उसने, मतलब जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ और तब से लेके जब हमें पता चला, उस ड्यूरेशन में उसने क्या किया होगा, बहुत सारे एक्ट्स किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे। अब उसने जो इतने सारे काम किए हैं यहाँ पे, तो क्या ये कामों को हम वैलिड माने या ये कामों को हम नॉट वैलिड माने। हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो काम उसने किए हैं वो हम वैलिड मानेंगे। ये जितनी भी इसकी एक्ट्स है ना, ये सारी की सारी एक्ट्स क्या मानी जाएगी, ये सारी की सारी एक्ट्स वैलिड मानी जाएगी। वैलिड मानी जाने का क्या रीजन होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है उसका अपॉइंटमेंट सही नहीं है, बट ये चीज किसी को भी पता नहीं है ना, उसने सब कुछ गुड फेथ में काम किया। कुछ भी उसने अगर फ्रॉड तरीके से काम किया होता तब तो हम नॉट वैलिड मानते, बट उसको भी नहीं पता, कंपनी को भी नहीं पता कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, उसने तो गुड फेथ में सब कुछ काम किया। अब 6 महीने में उसने कंपनी के बिहाफ पे हो सकता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हो, बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील कर लिया हो, एम्प्लॉयज के साथ डील कर लिया हो, थर्ड पार्टीज के साथ डील कर लिया हो, कितना सारा काम कर लिया होगा उसने 6 महीने में। अब यहाँ तो हमने 6 महीने का एग्जाम्पल लिया, हो सकता है कि 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद भी पता चला हो किसी किसी कंपनी को। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में उसने इतने सारे काम कर लिए होंगे। अब क्या आप उन सारे कामों को नॉट वैलिड मान दोगे तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो जाएगा कंपनी को, और जो कंपनी के साथ कनेक्टेड लोग हैं स्पेशली उनको। अब जिस पर्सन ने कंपनी के साथ मान लो जनवरी फेब में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस डायरेक्टर की वजह से, अब हम उसको बोले कि नहीं नहीं डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये कैंसिल वो कैंसिल, लोग जो है ना बोलेंगे पागल पागल हो गया, मतलब पहले सो रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इस केस में ये एक सेक्शन बना हुआ है जो कि है सेक्शन 176, जिसको आप नोट डाउन करोगे। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो इसकी यहाँ पे एक्ट्स है ना, जब तक पता नहीं चला था वो वाली सारी एक्ट्स वैलिड ही मानी जाएगी।
बट अगर हमें 1 जून को पता चल गया और 1 जून के बाद भी वो कंटिन्यू मान लो जून में काम कर रहा है, जुलाई में काम कर रहा है, अब पता लगने के बाद भी वो काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर, अब ये वाली एक्ट्स नॉट वैलिड है। पता लगने से पहले वाली एक्ट्स को कंपनीज एक्ट बोलता है ठीक है कोई बात नहीं वैलिड है। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है ना केएमपी एमडी वाले पॉइंट में, ठीक है। सो सिमिलर सी चीज है, ये नॉर्मल डायरेक्टर्स के बारे में आपको बता रहा है, तो इसको आप एक बार है ना नोट डाउन कर लेना वहीं पे जहां पे अपन ने नोट्स लिखे हैं, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर कंटेन्ड इन सेक्शन 176। अब देखो क्या बोला है, सेक्शन 176 गिव प्रोटेक्शन टू द कंपनी एंड थर्ड पार्टीज वेयर सर्टेन एक्ट्स आर डन बाय डायरेक्टर इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस दैट दीज आर डन रॉन्गली और इलीगली। मतलब गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, सेक्शन 176 वैलिडेट करता है बोनाफाइड एक्ट्स को। जो भी हमने गुड फेथ में एक्ट करी है, बिना हमें पता लगे कि हमारा अपॉइंटमेंट ही सही नहीं है, आप तो अच्छे के लिए काम करते जा रहे हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक्ट्स ऑफ अ डायरेक्टर आर वैलिडेटेड and no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by the reason of any defect or disqualification, or his appointment was terminated by virtue of any provision contained in the act or in the articles। क्या बोलना चाह रहा है, डायरेक्टर की सारी एक्ट्स वैलिड रहेंगी और उसने कोई भी एक्ट की, ठीक है, तो वो जो उसकी एक्ट है वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी और भाड़ में जाए कि उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं था किसी भी रीजन की वजह से, कोई मान लो वो स्टार्टिंग से ही डिस्क्वालिफाइड था या स्टार्टिंग से ही मतलब हमने अपॉइंटमेंट के प्रोविजन सही से नहीं माने थे तो अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट था, कुछ भी रीजन हो सकता है। या फिर क्या बोला, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया बीच में आके, कुछ भी रीजन हो, उसने गुड फेथ में जो भी काम किया है ना, ठीक है, तब तक जो गुड फेथ वाला काम है उसको जब तक पता नहीं चला है कि उसकी अपॉइंटमेंट सही नहीं है, वो गुड फेथ वाला काम वैलिड ही रहेगा। पता लगने के बाद वो कुछ करता, तब वो किस में आ जाता, तब वो नॉट वैलिड में आ जाता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। आगे आ जाओ। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है किसके साथ, रॉयल फॉर्जिंग्स, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इस फर्म में वाइफ ऑफ मिस्टर पैट्रिक का डायरेक्टर ऑफ रनवे इंफ्रा इज अ पार्टनर। इसका मतलब यहाँ पे जो ये रनवे इंफ्रा है इसका डायरेक्टर है पैट्रिक और इसकी जो वाइफ है मतलब रिलेटिव, वो इस वाली फर्म में क्या है, वो इस वाली फर्म में पार्टनर है, ठीक है। तब आपको ये बताना है, अच्छा आगे पढ़ो क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स बाय द फर्म। फर्म हमें कुछ कंपोनेंट्स दे रही है 3 साल के लिए, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कंपनीज एक्ट की कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है जो हमें यहाँ पे कंप्लाई करनी होगी। अब देखो इसको देख के हमें जो स्ट्रेट अवे प्रोविजन हमारे माइंड में आना चाहिए, वो प्रोविजन कौन सा आना चाहिए, सेक्शन 188, दैट इज व्हाट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो चैप्टर देखोगे, मतलब सेक्शन 188 पढ़ोगे, वहां पर हमने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखी है। वहां पे आपको याद आएगा कि अगर कोई ऐसी फर्म है जहां पे डायरेक्टर जो है या फिर उसका जो रिलेटिव है वो पार्टनर है, तो वो फर्म हमारे लिए क्या हो जाती है, रिलेटेड पार्टी हो जाती है, ठीक है। तो वो वाला आपको पूरा प्रोविजन यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, सेक्शन 188 का। और इसके अलावा आपसे एक और क्या चीज पूछिए, देखो व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस रॉयल फॉर्जिंग्स इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब ये बोल रहा है कि अगर वो फर्म के बजाय एक प्राइवेट कंपनी होती, ठीक है, और वहां पे जो उसकी वाइफ है वो पार्टनर ना होके शेयर होल्डिंग कर रही होती, मतलब मेंबर होती, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में भी हमें पता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है जहां पे डायरेक्टर या उसका जो रिलेटिव है वो मेंबर है बेसिकली, तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आता ही है, ये हमने पढ़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पूरा जो है सेक्शन 188 एप्लीकेबल होगा। पर देखो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने आपको सेक्शन 184 का भी रेफरेंस दे दिया, बट एक्चुअली उसका कोई रेलेवेंस है नहीं, बट ठीक है, हमें अब लिखा हुआ है आंसर्स में, सजेस्टेड वाले आंसर्स में, तो आप भी चाहो तो इस तरीके से उसका रेफरेंस दे सकते हो, बट एज सच यहाँ पे ओनली सेक्शन 188 का कंप्लायंस आ रहा है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है यहाँ पे,
कि कौन कौन से जो सेक्शंस की बात बोली है इसने, 184, 188 और 189। देखो 188 तो अभी हमने पूरी बात कर ही ली। अगर हम बात करें 184 की, तो 184 आपको याद होगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर का जो आपका पूरा सेक्शन है, ठीक है। और 189 तो फालतू सेक्शन है रजिस्टर का, कि रजिस्टर मेंटेन करना होता है जहाँ पे भी इंटरेस्टेड होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। सो आपको पूरा पहले तो 188 को समझा देना है, ठीक है। और इसके बाद में 184 का भी यहाँ पे प्रोविजन आपको दे रखा है, तो आप भी इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वाला पॉइंट पढ़ा था, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का आपको यहाँ पे एक बता रखा है कि डिस्क्लोज करना है उन्हें अपना इंटरेस्ट एट बोर्ड मीटिंग, और ऑब्वियस सी बात है कि वो उस पर्टिकुलर चीज में जाके वोटिंग या पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। और 189 बेसिकली आपको क्या बताता है, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे 188 के ऊपर ही आपको फोकस रखना है, बिकॉज 184 डायरेक्टली उसका कोई यहाँ पे जो है कंप्लायंस एज सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी वाइफ इन्वॉल्व है, ठीक है। वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व होता तब तो वो 184 के कंप्लायंस आता, ठीक है। बट ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया हुआ है तो हम देख रहे हैं बस उसको ही। तो अब क्या बोला है, बेस्ड ऑन डिस्कशन, देखो क्या बोला कि आपको पता है अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो हम लोग क्या पास करते हैं, हम लोग बीआर पास करते हैं विद इन द लिमिट्स, और अगर लिमिट्स एक्सीड होती है तो हम लोग क्या पास करते हैं, ओआर पास करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एज सच कोई वैल्यू या लिमिट्स नहीं दी हुई है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि विद इन द लिमिट्स ही है, तो इसीलिए बीआर से काम हो जाएगा, शेयर होल्डर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। अच्छा, इसके बाद अपना जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन था कि अगर ये जो है फर्म के बजाय एक प्राइवेट कंपनी होती तब भी वही आंसर रहेगा, ठीक है। तब भी सेक्शन 188 एप्लीकेबल हो जाएगा, तब भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। सो तब भी आपका सेक्शन 188 का कंप्लायंस आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 184 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मिस्टर पैट्रिक है जो कि डायरेक्टर है ना, वो खुद इन्वॉल्व होता है। आप देखना 184 पढ़ना कि जब डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व होता है, खुद का उसका इंटरेस्ट होता है कंपनी या फर्म में, तब जाके 184 का कंप्लायंस आता है ना। तो वो खुद ना तो कोई शेयर्स होल्ड कर रहा है, ना उसका खुद का कोई एज सच इंटरेस्ट है, तो उसकी वाइफ ने अगर कोई होल्डिंग कर रखी है सो वो हमें कंसिडर नहीं करनी है, इसीलिए 184 के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। चलो, तो इसको अब एक बार रीड कर लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो अपना जो क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, वो आपको क्या बोला है इसने क्वेश्चन 8 में, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज है एमओए का, और उसमें लिखा हुआ है पावर दे रखी है कंपनी के ऊपर टू सेल इट्स अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी विद आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपनी के आर्टिकल्स ने डायरेक्टर्स को भी पावर दी है टू सेल और अदरवाइज डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है। एट ईजीएम मेंबर्स ने एक ओआर पास किया फॉर द सेल ऑफ हिज असेट्स ऑन सर्टेन टर्म एंड ऑथराइज द डायरेक्टर्स टू कैरी आउट द सेल। क्या बोला, मेंबर ने जनरल मीटिंग में ओआर पास करके क्या कर दिया, अपने असेट्स का सेल कर दिया, और डायरेक्टर्स को बोल दिया कि तुम अपने अकॉर्डिंग मतलब सेल के सारे चीजें करो, हमने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। Directors refused to comply with the wishes, whereupon it was contended on behalf of the members that they were principals and directors were their agent। देखो क्या बोला है, वापस से सुनो। आपको अगर याद हो तो हमने सेक्शन 180 पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है किसी भी क्वेश्चन में कि क्या सेक्शन के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेल ऑफ अंडरटेकिंग, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी टाइप का सेक्शन 180 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 180 आपको याद है, सेक्शन 180 में हम लोग बात करते हैं सेल ऑफ अंडरटेकिंग्स, ठीक है। और वहां पे हम ये बात करते हैं कि अगर कंपनी की कोई भी अंडरटेकिंग्स वगैरह की सेल करनी है तो एसआर पास करने की जरूरत है, और वो भी डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमें अंडरटेकिंग को सेल करना है। तो पहले तो बीआर आएगा, स्टेप 1 तो बीआर आएगा और उसके बाद एसआर आएगा, यही होता है। अब यहाँ पे मेंबर्स अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। मेंबर ने डायरेक्टर्स से बेसिकली नहीं पूछा, या डायरेक्टर्स ने मेंबर को नहीं बोला कि हम सेल करना चाहते हैं, मेंबर्स ऑन देयर ओन ही सेल करने के लिए बोल रहे हैं, ओआर पास कर दिया खुद ही, और डायरेक्टर्स को बोला कि तुम अभी आगे सेल को एग्जीक्यूट करने का काम करो। और फिर वो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स ने मना कर दिया कि यार ये तो अगेंस्ट में है, हम नहीं करेंगे। तो मेंबर ने क्या बोला, करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रिंसिपल है, तुम एजेंट हो। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या ये चीज सही है क्या, whether the contention of members against the non-compliance of members decision is tenable, or whether it is possible for the members to usurp the powers, usurp मतलब exceed the powers which by the articles are vested in the directors by passing a resolution in the general
मीटिंग। अब यहाँ पे एक तो दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे कि मेंबर जो बोल रहे हैं कि भाई तुम जो है वो एग्जीक्यूट करो या हम ओआर पास करके तुम्हें बोल सकते हैं, हम प्रिंसिपल्स या एजेंट्स है, वो सारी चीजें। तो अगेन यहाँ पे मेंबर सही नहीं है और ना ही मेंबर्स जो भी चीज आर्टिकल्स में लिखी हुई है उसको एक्सीड कर सकते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन। आपको पता होगा अगर हमें आर्टिकल्स में अगर कोई चीज लिखी हुई है, पहली बात तो अगर हमें उससे एक्सीड जाके काम करना है तो उसके लिए हमें आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। बिना ऑल्टरेशन करे आप डायरेक्टली रेजोल्यूशन पास करके सारी चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगेन थोड़ा बहुत जो रेफरेंस है वो चैप्टर 1 का आया है ना, आर्टिकल्स वाला। तो अब यहाँ पे देखो आपको पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले पावर्स ऑफ द बोर्ड दिया आपको एज पर सेक्शन 179 के डायरेक्टर सारी पावर्स जो है वो कर सकते हैं और जो भी है एक्ट में, मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और वही सारी चीजें कि जो भी पावर जो है कंपनी कर सकती है, ठीक है, जनरल मीटिंग में एज पर कंपनीज एक्ट बोला गया है या एज पर आर्टिकल्स एमओए बोला गया, वो तो कंपनी ही करेगी, मतलब मेंबर्स ही करेंगे, बट उसके अलावा बाकी सारे काम बोर्ड कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है सेक्शन 179 पूरा आपको पता है, ठीक है। इसको आप रीड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वही वाली चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं वापस से रीड नहीं कर रही हूँ वरना जो अपना अगेन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आप एक बार अपने लेवल पे अच्छे से रीड करना वापस से ना वीडियो के बाद में। फिर आपको पूरा सेक्शन 180 का कंप्लायंस लिख देना है कि 180 याद है आपको। सेक्शन 181 ए में जो हम सेल ऑफ अंडरटेकिंग करते हैं तो वहां पर हमें एसआर पास करना होता है ना। तो वही वाली चीज बोली है कि देयरफॉर द सेल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी कैन बी मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, कि बीओडी ही डिसाइड करेंगे, है ना। हम ये तो पढ़ते हैं 180 क्या है, बोर्ड के पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, यानी बोर्ड वो काम करवाना चाहता है बट वो एसआर जो है पास करवाने के बाद मेंबर से ही करवा सकता है। मतलब काम तो कौन करवा रहा है, बोर्ड। करना किसको है, बोर्ड को, ठीक है। लेकिन बोर्ड कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर, यही है। तो ये चीज बोलिए, बोर्ड कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो पावर है वो बोर्ड के पास, वही सेम चीज है कि सेल करवाने का, और वहां पे जो बोर्ड की पावर है सेल करवाने की, वो उसके ऊपर हमें अप्रूवल लेना होगा मेंबर से जनरल मीटिंग में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बोर्ड के लिए करेक्ट प्रोसीजर यही होगा कि बोर्ड जो है वो अप्रूव करवाए, वही सारी चीजें वापस से लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है इस केस में वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। शेयर होल्डर्स अपने खुद के लेवल पे प्रपोजल नहीं कर सकते हैं कि आप सेल कर दो, और ओआर तो बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर्स इज इनकरेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वो उनके अथॉरिटी के अंडर नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल एजेंट वाली चीज बोली है ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स अगर उनको ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि क्या वो आर्टिकल्स में जो भी लिखा हुआ है उसके एक्सीड जाकर कुछ कर सकते हैं, तो ऑल्टर करके कर सकते हैं। विदाउट ऑल्टर करके वो कुछ भी कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये चीज थी, मेंबर्स कैन नॉट बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी और इवन यूनानिमसली, मेंबर अपने रेजोल्यूशन पास करके सुपरसीड नहीं कर सकते बोर्ड की पावर्स को जो उनको कंपनीज एक्ट ने दी है। जो कंपनीज एक्ट ने उनको पावर दी है, कंपनीज एक्ट से बड़े थोड़ी हो जाते हैं मेंबर्स, तो कंपनीज एक्ट ने उनको पावर दी है बोर्ड को कि भाई आप ही डिसाइड करोगे कि अंडरटेकिंग सेल करनी है कि नहीं करनी है, और फिर आप अप्रूवल लोगे जनरल मीटिंग में एसआर पास करवा के, तो वो वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं मेंबर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो खुद ही रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं ओआर कि हमें ही बेचना है, और डायरेक्टर्स को बोल रहे चलो बेचो। तो वो चीज उल्टी हो गई ना, बोर्ड जाना चाहिए था मेंबर्स के पास, ना कि मेंबर ओआर पास करके बोर्ड के पास, ठीक है। सो इसीलिए ये चीज सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अपने लेवल पे वापस से रीड करना। देखो सारे ही क्वेश्चन जो है ना वो आपको वापस से अच्छे से प्रोविजन रीड करना पड़ेगा, और जो अपने नोट्स हैं मतलब प्रोविजन है वो भी साथ में खोल कर रखो, ठीक है। ऐसे ही मत समझ लेना कि हमें एक ही बार में, हमने बस एक बार क्लास सुन ली तो हमें सारे आंसर्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर आपको अभी सिर्फ सेक्शन क्लिक हो रहा है ना कि किस क्वेश्चन में क्या सेक्शन का कंप्लायंस, सेक्शन नंबर नहीं, एटलीस्ट हेडिंग ऑफ द सेक्शन अगर आपको क्लिक हो रही है तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि डायरेक्टर्स ऐसा चैप्टर ही नहीं है, इतना लेंथी चैप्टर है पहली बात तो, और ऐसा चैप्टर ही नहीं है कि हमें एक ही बार में जो है हम क्वेश्चंस कर पाए। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम में एक बार अपनी नोट्स वाली कॉपी साइड में ओपन रखना, और इस वाले जो ये मतलब क्वेश्चंस हैं इसको कम से कम आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। चलो, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं आपको ओनली शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। प्रोविजन वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में,
तो आई होप अभी आपको वो समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना आरपीटी से रिलेटेड ही है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस डीलिंग विद द आरपीटी बैट वॉज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि बैट एक डायरेक्टर है ना, बैट एक डायरेक्टर है और वो डिस्क्वालीफाई हो गया क्योंकि उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया था, उसका ऑफेंस हो गया था। आपको याद होगा हमने डिस्क्वालिफिकेशन में वाला पॉइंट पढ़ा है। बोर्ड ने उसकी जगह पे वैकेंसी फिल कर दी, बोर्ड ने उसकी प्लेस पे किसको अपॉइंट कर दिया, समर्थ को, विच वॉज सब्सिक्वेंटली अप्रूव बाय मेंबर्स। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी हो गई थी और उसको फिल कर दिया समर्थ को। अब अनफॉर्चुनेटली समर्थ मर गया। ओहो, पहले बैट था, बैट डिस्क्वालीफाइड हो गया, बैट की प्लेस पे समर्थ आ गया, समर्थ मर गया। अब क्या बोला, 40 डेज काम करने के बाद समर्थ मर गया। बोर्ड वापस से वैकेंसी फिल करना चाहता है, किसको अपॉइंट करके, मिस्टर बॉल को अपॉइंट करके। बैट, पहले बैट अब बॉल है ना, बॉल को अपॉइंट करके इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब एडवाइस करो। अब देखो यहाँ पे अगेन ये कैजुअल वैकेंसी वाला जो अपना टॉपिक है 161 सबसेक्शन 4, अगर आपको याद होगा तो उसका पॉइंट है। वहां पर हमने बात की थी, देखो सबसे पहले तो जो बैट की प्लेस पे समर्थ का अपॉइंटमेंट है वो तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के जो कंप्लायंस है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ समर्थ इन द प्लेस ऑफ डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर बैट वाज इन ऑर्डर, मतलब सब कुछ ठीक था। और वो कब तक रहता, जब तक बैट रहता, बट उसकी डेथ तो पहले ही हो गई। लेकिन सेकंड वाले केस में समर्थ मर गया। अब समर्थ के मरने की वजह से वापस से वैकेंसी आ गई। आपको याद होगा कि अगर यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी हम लोग पढ़ रहे थे तो वो वैकेंसी सिर्फ ऐसे डायरेक्टर की वजह से आनी चाहिए या ऐसे डायरेक्टर की पोजीशन पे आनी चाहिए जिस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है ना। जिस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में नहीं हुआ, बोर्ड ने किया है, उसकी वैकेंसी को हम कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं करेंगे। याद आया? तो यहाँ पे वही वाली चीज है कि क्लियरली मेंशंस दैट सच वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय द वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कि कैजुअल वैकेंसी जो इस सेक्शन में गिवन है वो वही वाले डायरेक्टर की होगी जिसका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो जो ये समर्थ का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया था, है ना। अब समर्थ का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया था तो अब इसकी प्लेस पे आई हुई वैकेंसी को हम कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें, तो फिर अगर आपको लगता है कि हमें इसकी प्लेस पे किसी और को अपॉइंट करना चाहिए तो आप कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट नहीं कर सकते, बट आप एडिशनल डायरेक्टर तो रख सकते हो। ये सेम जो है ना, मैंने आपको टॉपिक के साथ में समझा दिया था ऐसा वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, सो आप बॉल को कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट नहीं कर सकते बट एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, चलो, और पूरे प्रोविजन आपको लिख ही देने हैं, टेन्योर वगैरह क्या रहेगा सो वो आप लिख ही दोगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। प्रमोटर्स ऑफ मेसर्स सोमा लिमिटेड, अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्रपोज टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ बीओडी एज 11 डायरेक्टर्स। और उन्होंने क्या बोला, हम एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स को क्या बनाएंगे, नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब नॉन रोटेशनल। ठीक है, एडवाइस करो। हाउ मेनी रिमेनिंग डायरेक्टर्स विल हैव टू रिटायर बाय रोटेशन एवरी ईयर। सिंपल है, टोटल डायरेक्टर्स का मैं बताया 2/3 निकालना होगा और 2/3 जो भी वैल्यू आया उसका आपको क्या करना होगा, 1/3 निकालना होगा, जो कि एवरी ईयर उनका क्या होगा यहाँ पे, लाइबल टू रिटायर। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसने ये आपको 2/3 निकालना है, तो आप सबसे पहले 11 का 2/3 निकाल लोगे, दैट इज 7.3 और 8, और फिर 8 का कितना निकाल लोगे, 1/3, दैट इज 2.67। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 2/3 है तो 7.37 नहीं होगा, 8 होगा। और यहाँ पर नियरेस्ट पे जाता है ना, जो 1/3 वाला है, तो 1 जो है 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.67, तो ये अब तो क्लोजेस्ट इसका 3 ही आएगा, तो इसीलिए इसका 3 हो जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखो क्या बोला है आगे, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ सर्टेन नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है, तो नॉमिनेशन रिसीव हुए थे टू नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब नॉमिनेशन आपको याद है सेक्शन 160 में जो पर्सन रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता है उसको भी अगर डायरेक्टर बनना होता है तो वो सेक्शन 160 में नॉमिनेशन देता है। वन ऑफ द नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय डायरेक्टर्स, रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो रिसीव हुआ था आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ एजीएम एंड दैट टू आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑन विच नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड। अगेन अगर आपको इसका प्रोसेस याद होगा तो जब भी मीटिंग होती है उससे कम से कम 14 डेज पहले
नोटिस भिजवाना होता है, ये हमने पढ़ा है। तो 14 डेज पहले आपको भिजवाना होगा। अब यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट डे था, मतलब 14th डे, ठीक है, उस पे आपको नोटिस भिजवा देना चाहिए था, बट उसके भी वर्किंग आवर्स खत्म हो गए और आपने नोटिस नहीं भिजवाया, तो इसी वजह से नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, विच इज वैलिड। आपने लास्ट डे तक भी नहीं भिजवाया तो फिर आप रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्टर्स उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पे, वन नॉमिनेशन वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि वो रिसीव हुआ था एक तो एजीएम की नोटिस भिजवाने के बाद, चलो वो भी ठीक है, और वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे, मतलब 14th डे के भी वर्किंग आवर्स के बाद हुआ था। तो कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर्स आर वैलिड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है विजिल मैकेनिज्म बनाना जरूरी है या नहीं है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको विजुअल मैकेनिज्म की लिमिट्स याद होगी और उसकी लिमिट्स को देखते हुए आपको बताना है कि क्या इस कंपनी में विजुअल मैकेनिज्म चाहिए या नहीं चाहिए, होमवर्क है, कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। एक्सेल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है भाई, जिसका टर्नओवर है 60 करोड़ रुपीस। कंपनी आर को अपॉइंट करना चाहती है एज अ विमेन डायरेक्टर, और आर ऑलरेडी डायरेक्टर है 12 कंपनीज में, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनीज है। अब आपको बताना है कि आर का एक्सेल लिमिटेड में अपॉइंटमेंट वैलिड है क्या। अब याद करो, हमने पढ़ा है कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, जिसमें से मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती है। अब एक्सेल लिमिटेड भी पब्लिक कंपनी है, और जो ये आर है ये ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर है। अब अगर ये एक्सेल में बनती है तो ये 11th पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन जाएगी, जो कि सही नहीं है, तो इसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको आप लैंग्वेज को पढ़ लेना, समझ आ गया होगा, आई होप आपको। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है बीबी लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है और उसके पास नोटिस आया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपसे टेन्योर पूछा है, रीअपॉइंटमेंट की प्रोविजन पूछे हैं, ठीक है, और ये बोला है कि उसके टेन्योर के एक्सपायरी के बाद क्या हम उसे नॉर्मल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं क्या। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा आपको कंप्लायंस लिख देना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, कितने लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है, टेन्योर क्या रहता है, हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। अगेन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आई होप अभी आप उसको लिख लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ था। बीओडी है, उनकी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो 15 करोड़ का लोन लेंगे बैंक से। सब्सिक्वेंटली अमाउंट उन्होंने ले लिया, बट डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर ने बोला कि उनका जो लोन है वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, और जो बोरोइंग है वो बोर्ड की पावर्स के भी बाहर है, मतलब बोर्ड के पास पावर नहीं है इतना लोन लेने के लिए, 15 करोड़ का लोन लेने के लिए। कंपनी आपसे एडवाइस, अब आपको याद है अगेन सेक्शन 181C बोरोइंग लिमिट, बोरोइंग की अपने पास लिमिट्स थी 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, एफआर, एसपीआर। अगर इससे ज्यादा का हम लोन लेते हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा, और अगर हम लिमिट को एक्सीड नहीं करते हैं तो बीआर पास करके काम हो जाएगा। ऐसा हमने सिमिलर एक क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में, ठीक है। सो ये भी अगेन आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये डेटा दे रखा है, इससे आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। अगर लिमिट से एक्सीड कर रहा है तो बोर्ड की पावर्स के विद इन नहीं है, अगर लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा है तो बोर्ड की पावर्स के विद इन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। एक्स है एक डायरेक्टर, ठीक है, और क्या बोला आगे, ही हैज अप्रोच्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन ऑफ 50 लाख टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस। लोन was sanctioned subject to condition कि ABC लिमिटेड should provide the guarantee for repayment of loan। कंपनी का डायरेक्टर लोन ले रहा है और बैंक कह रहा है कि आप कंपनी को बोलो कि वो गारंटी दे। सिंपल, सेक्शन 185, सेक्शन 185 साफ साफ मना करता है कंपनी अपने डायरेक्टर को ना तो लोन दे सकती है, ना उनके बिहाफ पर गारंटी सिक्योरिटी दे सकती है। तो कंपनी नहीं दे सकती गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज डायरेक्टर। स्ट्रेट अवे आंसर है नो आ जाएगा, ठीक है, एक्सेस नॉट अलाउड फॉर द लोन। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोला है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। पर्सन टुगेदर विद वन ऑफ हिज रिलेटिव्स, पर्सन है और वो अपने रिलेटिव के साथ मिलकर 3% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है कंपनी का।
और हमने उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। याद करो 2% और मोर वोटिंग पावर होते ही वो बायस्ड है, वो नहीं बन सकता, तो इसीलिए ये चीज गलत है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेकंड, लिस्टेड कंपनी है, 5000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं और 400 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने क्या बोल दिया, यहाँ पे नोटिस दिया कि हमें अपॉइंट करवाना है एसएसटी। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम अपॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि अरे 400 लोगों ने जो नोटिस दिया है, क्या इनका नोटिस देना सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे कि 2% और मोर होते ही उसका अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाले में आपका जो एसएसडी था, देखो यहाँ पे लिमिट आपको याद होगी अगर, कि कितने शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन लगाएंगे, 1000 और 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब 1000 या 1/10 विच एवर इज लोअर करोगे तो 1000, 1/10 करोगे टोटल 5000 थे, है ना, तो 1/10 करोगे तो 500, तो लोअर क्या आ जाएगा 500। और एप्लीकेशन कितनों ने लगाई है, सिर्फ एप्लीकेशन लगाई है ओनली 400 ने, लगानी चाहिए थी 500 को, लगाई कितनों ने है, सिर्फ 400 ने, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी मना कर सकती है। ठीक है, थर्ड है डी। डी ये वही अगेन सेम क्वेश्चन है, डी अपॉइंट नहीं हो पाया एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग और उसको अपॉइंट कर दिया गया एज एडिशनल डायरेक्टर। अभी ऊपर एक क्वेश्चन ऐसा आया था, आपको बताना है डी जो कि मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया मेंबर्स की, उसको कंपनी के बोर्ड ने एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, येस और नो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 17 क्या बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो, some changes in the particulars of director who has already obtained the DIN have taken place। DIN में जो भी डिटेल्स वगैरह दी थी उसने सीजी को, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, अब वो चेंजेस करवाना चाहता है, तो प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस आपको लिख देना है चेंजेस करवाने का। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन of Rajasthan Toys Private Limited provide that maximum number of directors shall be 10। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, 10, प्रेजेंटली हैं 8। डायरेक्टर्स ने बोला कि यार हमें बढ़ाना है टू 16, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद है ना, 15 तो वैसे भी मैक्सिमम की लिमिट होती है 15 की, और अगर हमें 15 से बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं, कैसे, बाय पासिंग एसआर। तो एसआर पास करके आप 16 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, क्या चीज है यार, आर्टिकल्स में 10 ही लिखा हुआ है, ये रहा आर्टिकल्स में 10 ही लिखा हुआ है, हमें 16 करना है तो हम एसआर पास करके बढ़ा तो सकते हैं, बट आपको आर्टिकल्स को भी ऑल्टर करना होगा और ये 10 की लिमिट को हटाना पड़ेगा, तभी आप एसआर पास करके बढ़वा सकते हो। ठीक है, तो एक तो क्या बोल दिया, ऑल्टर आर्टिकल्स, और एक क्या कर दिया, एसआर पास करके आप बढ़ा दो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, मिस्टर काची वॉज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ रॉयल लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2015। कैजुअल वैकेंसी आ गई बाय वे ऑफ अ सर्कुलर रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी बाय वे ऑफ सर्कुलर रेजोल्यूशन, ठीक है, आपको पता होगा कैजुअल वैकेंसी, सर्कुलर रेजोल्यूशन। अच्छा, सर्कुलर रेजोल्यूशन क्या है, आरबीसी, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो कैजुअल वैकेंसी में हमने साफ साफ लिखा है बोर्ड मीटिंग में ही हम लोग कैजुअल वैकेंसी का कर सकते हैं, मतलब फिल, है ना, सर्कुलर रेजोल्यूशन में नहीं हो सकता, बट इन्होंने करा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि उसको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आपको और समझ आएगा। द नेक्स्ट एजीएम वॉज ड्यू ऑन 31 मार्च, ठीक है, बट द सेम वॉज नॉट हेल्ड ड्यू टू डिले इन फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स। Some of the shareholders of the company have questioned the validity of the appointment of Kachi and his continuation as additional director beyond 31st March. Advise the company on the complaint made by shareholder। देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो काची को अपॉइंट किया था एज एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कब तक का होता है, एजीएम या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ठीक है, और दूसरी चीज, कैजुअल वैकेंसी अगर हम कर रहे हैं फिल डायरेक्टर्स, तो वो सर्कुलर रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं किससे, वो फिल कर सकते हैं ओनली बोर्ड मीटिंग पे। तो ये दो चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं करी है, हमने एडिशनल डायरेक्टर रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से रख सकते हो। कैजुअल वैकेंसी हमने पढ़ा है बोर्ड मीटिंग में ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए एज सच
इसको आरबीसी वाली चीज को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट आपको अगेन ये चीज मेंशन करनी होगी कि यार एडिशनल डायरेक्टर वाली चीज है यहाँ पे। एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ो तो आपको और क्लियर होगा। देखो, आर्टिकल्स में कॉन्फर पावर ऑन द बोर्ड टू अपॉइंट अदर पर्सन, ठीक है, और ये आपको पूरा बताया हुआ है कि एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, है ना। इसके बाद क्या बोला, अगर किसी का ऑफिस वेकेट हो जाता है तो वो बोर्ड फिल कर सकते हैं, देखो एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, काची को हमने अपॉइंट किया एज एडिशनल डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, बट कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड ओनली बाय द मींस ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है नॉट बाय सर्कुलेशन, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड, बट आपको ये चीज भी आगे लिखनी होगी। देखो आगे लिखा हुआ है ये रहा, इट इज रादर स्ट्रेंज दैट इन द गिवन केस काची हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर टू फिल द वैकेंसी। और एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड अपने, बेसिकली अगर उनके पास काम वाम ज्यादा है, ठीक है। तो अगर काची को हमने एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है, नॉट टू फिल वैकेंसी, हिज अपॉइंटमेंट कुड हैव बीन मेड बाय अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। कि अगर हमने सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंट नहीं किया कि हमें वैकेंसी फिल करनी है, हमने उसको एक्स्ट्रा काम के लिए भी रखा है, ठीक है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर वगैरह को बढ़ाने के लिए भी हम रख सकते हैं, तो उस केस में फिर अगर आप उसको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे कंसिडर करते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही वुड हैव हेल्ड ऑफिस टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और द लास्ट डेट व्हेन द नेक्स्ट एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। इन द गिवन केस एजीएम वाज ड्यू, तो इसीलिए उसका लास्ट डेट जो होगा वो 31 मार्च 2016 को हो जाएगा। मतलब देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ पे क्वेश्चन में दोनों बातें लिखी हुई है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो आप दोनों तरीके से आंसर दे दो। ये मत सोचो कि नहीं हमारा तो यही आंसर होना चाहिए, हमने तो यही पढ़ा है। अब यहाँ पे इसने दोनों तरीके से आंसर दिया है ना, सजेस्टेड आंसर में भी। तो जितने क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमें भी इसको ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, या आपने ऐसे पूछ लिया तो हम ये भी आंसर बता देंगे, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपके सीएमए वाले पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सीएस के और सीए के, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से होमवर्क दूंगी जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, या जो हम कह सकते हैं कि आप अपने लेवल पे इजीली कर सकते हो। देखो, बीओडी ऑफ शक्ति लिमिटेड कंपनी डिसाइड टू अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड रवि एज अ नॉमिनी डायरेक्टर अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ अ बैंक, ठीक है। आर्टिकल्स डू नॉट कॉन्फर पावर ऑन द बोर्ड, ऑल्सो देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट। देखो, नॉमिनी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो आर्टिकल्स में भी होना चाहिए, और बैंक के साथ आपका ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट भी होना चाहिए। इस केस में ना तो आपका कोई एग्रीमेंट है बैंक के साथ में, और ना ही कोई प्रोविजन है किसमें, आर्टिकल वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स ऑल्सो डू नॉट कॉन्फर एनी पावर ऑन द बोर्ड टू अपॉइंट, इसीलिए उसका अपॉइंटमेंट एज ए नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट वैलिड। ना तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ना बैंक के साथ में कोई एग्रीमेंट किया है, ना किसी और लॉ में ऐसा कुछ कंपलसरी फोर्स किया हुआ है कि आपको रखना ही पड़ेगा। तो जब कुछ भी नहीं हो रखा तो आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाओ, आप सीएफओ हो और इंचार्ज हो लीगल कंप्लायंस के ऑफ अ लार्ज एमएनसी, ठीक है। बीओडी जो है उसमें क्या बोला, डायरेक्टर्स कुछ इंडिया के भी हैं कुछ फॉरेन भी हैं। एक्स जो कि डायरेक्टर है इज वेरी ऑफन ऑन बिजनेस टूर अब्रॉड, ठीक है, घूमता ही रहता है ना। वो आपसे जानना चाहता है रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या बोला, टू हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब एक बंदा कितने डायरेक्टर्स के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, और अगर वो अपॉइंट होता है तो उसके पास कितने वोट्स होंगे बोर्ड मीटिंग में, मतलब वो कितनों के लिए कितने वोट कर सकता है, ठीक है। In case of private company where an alternate director is appointed in the place of NED whose term is indefinite, then what will be the tenure of such alternate director provide the original director does not return to India for a longer period, say 3 to 4 years। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया है आपसे, टेन्योर पूछ रहा है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी टेन्योर तो सेम ही रहेगा। कैन एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब देखो, अगर हम बात करें तो वैसे क्वेश्चन आप होमवर्क पे कर सकते हो, बट ठीक है एक बार शॉर्ट में सुन लो। देखो, सबसे पहले तो क्या बोला कि वो कितने डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर, हमें पढ़ा है एक के लिए हो सकता है, ठीक है। कितने वोट्स होंगे, एक ही वोट होगा भाई, डायरेक्टर एक है तो वोट भी तो एक ही होगा। और क्या बोला, उसका आपको टेन्योर लिखना है। टेन्योर आपको याद होगा कितना होता है कि जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है,
इंडिया में, या तो तब तक, नहीं तो जितना टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर को प्रेस्क्राइब है उतना, है ना, जो भी दोनों में से पहले खत्म हो जाएगा वहां तक टेन्योर रहेगा। और एग्जीक्यूटिव होल टाइम, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर मना तो किया हुआ ही नहीं है, तो इनके लिए भी हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं क्या? यस, ठीक है। लैंग्वेज आप एक बार अपने अकॉर्डिंग रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 22। लेजी बोन्स जो है डायरेक्टर है ग्लोबल ट्रैवल लिमिटेड का, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। और डायरेक्टर्स सॉट योर ओपिनियन ऑन फिलिंग अप द वैकेंसी कॉस्ट बाय रिमूवल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस लिखवाया है कि वैकेंसी किस तरीके से फिल करते हैं रिमूवल के बाद में, तो आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट आ जाओ, बीओडी ने कुछ बोर्ड रेजोल्यूशन पास किए हैं, बताओ वैलिड है कि नहीं है। बीआर पास करा है, आपको बताना है वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो, या तो सेक्शन 179 के अकॉर्डिंग चीजें दे रखी है यहाँ पे, या फिर सेक्शन 180 के अकॉर्डिंग। 179 में आ रहा है तो बीआर पास करके काम हो सकता है क्योंकि बोर्ड के पास पावर है। 180 में आ रहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, तो बीआर पास करके काम नहीं हो सकता है, एसआर भी पास करना होगा, ठीक है। अगेन होमवर्क में कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, explain the prohibitions and restrictions regarding political contribution and in what way does the Companies Act regulate the payment made by companies towards contribution to political parties। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है सेक्शन 182, वो आपको लिख देना है। ऑल्सो अगर किसी के पास पुरानी स्कैनर है या अगर कोई पुराने वाले सजेस्टेड आंसर्स पढ़ता है इंस्टीट्यूट के जाके, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग अमेंडमेंट आ चुका है काफी टाइम से, उन वाले आंसर्स में चेंजेस नहीं हो रखे हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कैनर में भी आंसर्स हैं या इंस्टीट्यूट के भी बहुत पुराने पेपर्स अगर आप देखोगे तो इस वाले टॉपिक में पहले लिमिट हुआ करती थी कि इतनी लिमिट तक ही आप दे सकते हो, अब वो सब कुछ हट चुका है। तो अगर आप पुराना जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हो तो वो आंसर मत पढ़ना, नया वाला प्रोविजन मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है वही पढ़ना है, और यहाँ पे भी दे रखा है आंसर में वही पढ़ना है, ठीक है। सो ये याद रखना, डायरेक्ट है, आप इसको पढ़ लेना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन 26 क्या बोला है, रमन है जो कि डायरेक्टर है मेगा लिमिटेड का, ठीक है, और रोहिणी उसकी वाइफ है, रमन की मतलब रिलेटिव हो गई है ना, और वो पार्टनर है एमआईएस टोटल में, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है भाई। इसका मतलब जो यहाँ पे इसका डायरेक्टर है और डायरेक्टर की जो वाइफ है मतलब रिलेटिव, वो इस फर्म की पार्टनर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, रमन ऑल्सो होल्ड्स 100 शेयर्स इन जिम्बा प्राइवेट कंपनी एंगेज इन द बिजनेस, ठीक है, वो खुद 100 शेयर्स होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वो रमन खुद जिम्बा का क्या है, मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसको जो कंपनी है मेगा लिमिटेड, वो एमआईएस टोटल फर्म को और जिम्बा प्राइवेट को क्या देना चाहती है, लोन देना चाहती है, मतलब सेक्शन कौन सा आ जाएगा, सेक्शन 185 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको उसकी कंप्लायंसेस लिखनी है, बहुत ही सिंपल है। आपको याद होगा हमने 185(1) पढ़ा था जहां पे हमने बात की थी कि इनको कंपनी लोन नहीं दे सकती, और 185(2) में हमने बात की थी कि इनको कंपनी लोन दे सकती है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में यही आ जाएगा कि वो जो है कंपनी लोन देना चाहती है एमआईएस टोटल को, तो एमआईएस टोटल एक ऐसी फर्म है जहां पे डायरेक्टर की रिलेटिव उसकी वाइफ पार्टनर है, तो ये 185(1) में आपको आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 185(1) है ना, 185 सबसेक्शन 1। एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और इज रिलेटिव इज अ पार्टनर, तो कंपनी लोन दे सकती है या नहीं दे सकती है, नहीं, तो पहले वाले केस में कंपनी लोन नहीं दे सकती। और सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, 185(2) में अगर आपको याद हो तो कंपनी लोन दे सकती है, बट कुछ हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि वो कंडीशंस पूरी हो रही है तो दे सकती है, वो इंटरेस्टेड वाला अगर आपको याद हो, एनी पर्सन, उसमें हमने फर्स्ट ही पॉइंट लिखा था कि कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जहां पे अपना डायरेक्टर मेंबर वगैरह, तो ये था ना कि प्राइवेट कंपनी है क्या, देखो प्राइवेट कंपनी है जिसमें डायरेक्टर मेंबर है क्या, इसमें अपना डायरेक्टर मेंबर है, तो दे सकती है 185(2) के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कंडीशन माननी पड़ेगी 185 सबसेक्शन 2 की। सिंपल क्वेश्चन है, 185(1) और 185(2) अगर आपको याद है तो बहुत ही सिंपल है, आपको आ जाएगा, आप इसको पूरा पढ़ लेना यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले में रेस्ट्रिक्शंस हैं तो नहीं दे सकती कंपनी, और सेकेंड वाले में दे सकती है बट कंप्लायंस करनी पड़ेगी 185 सबसेक्शन 2 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, शॉर्ट वॉकर्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, फिटनेस सेंटर्स है उसके, मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 1 अप्रैल को, अप्रूव किया परचेज ऑफ जिम इक्विपमेंट
of 75 crores from Fitness Solutions Private Limited, a company managed by Anita, wife of Sunil. ठीक है, और सुनील CFO है शॉर्ट वॉकर्स का. ओके. एनुअल टर्नओवर ठीक है, बता दिया आपको 500 करोड़ है. एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ फिटनेस सोल्यूशन वाज हेल्ड बाय अनीता एंड अदर 2 डायरेक्टर्स. ठीक है, पूरी शेयर होल्डिंग किसके पास है? फिटनेस सोल्यूशन की अनीता के पास है और 2 डायरेक्टर्स के पास है. नाउ इन द रिपोर्ट ऑडिटर ने बोला, एडवर्स रिमार्क्स दिए स्टेटिंग दैट द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल वर नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर अप्रूविंग द डील. ऑडिटर बोल रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन करने के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया गया, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल नहीं लिया गया. पहली बात तो वो ऐसा क्यों बोलेगा? सेक्शन सोचो कौन सा आएगा? ऑब्वियस है, हमें क्या दिख रहा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो सेक्शन जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आ सकता है वो कौन सा है? 188. तो उसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि भाई ऑडिट कमेटी से हम अप्रूवल लेते हैं क्योंकि बोर्ड अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है ना एसी को, और लिमिट्स एक्सीड होती है तो हम शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेते हैं. तो ऑडिटर बोल रहा है कि ऐसे कोई अप्रूवल नहीं लिया था. ठीक है, इसके बाद क्या बोला? बोर्ड इन द रिपोर्ट रिमार्क टू द शेयर होल्डर्स बोर्ड इन द रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स रिमार्क दैट परचेज ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर था भाई, और सुनील जो है वो रिलेटेड पार्टी है भी नहीं, और अप्रूवल ऑफ एसी एंड शेयर होल्डर जरूरी नहीं है. ऑडिटर बोल रहा है जरूरी है अप्रूवल लेना. जो बोर्ड है वो बोल रहा है कि पहली चीज तो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हुआ है, और दूसरी चीज रिलेटेड पार्टी है ही नहीं. तो आपको 2 चीजें करनी है. सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वेदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है, और दूसरी चीज तो देखो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म्स लेंथ प्राइस पर होता है, तो अगेन हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे पूरा इसने आपको बता दिया कि सेक्शन का कंप्लायंस. इसके बाद यहाँ पे रिलेटेड पार्टी में आपको चेक करना है कि है या नहीं है. तो देखो ये बोल रहा है कि नहीं, रिलेटेड पार्टी डज नॉट इंक्लूड अ प्राइवेट कंपनी इन विच रिलेटिव ऑफ केएमपी इज अ डायरेक्टर. जो हमने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी है वहां पर हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा है कि केएमपी का रिलेटिव. देखो क्योंकि यहाँ पे सीएफओ की वाइफ थी ना, सीएफओ की वाइफ थी इन्वॉल्व, तो केएमपी हो गया सीएफओ. तो जहां पर भी केएमपी का रिलेटिव इन्वॉल्व होता है, हमने केएमपी का कहीं पर भी नहीं पढ़ा. आप चेक कर लेना डेफिनेशन. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आएगा ही नहीं, बिकॉज रिलेटेड पार्टी ही नहीं है. ठीक है, इसीलिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा. और ऑल्सो आर्म्स लेंथ प्राइस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर वैसे भी अप्लाई नहीं होता है. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वो एंटर करता है तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. और इसीलिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन वैसे भी जो है वो किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन. तो अगेन अप्रूवल की वैसे भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, चलो तो ठीक है, ऑडिटर यहाँ पे गलत है, बोर्ड यहाँ पे सही है. अगेन आपको ये क्वेश्चन तब तक नहीं आएंगे समझ में जब तक आपको अच्छे से प्रोविजन याद नहीं है. आरपी कौन होती है कौन नहीं होती वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 185 हमने पढ़ा, किस किस को इंक्लूड करते हैं किस किस को इंक्लूड नहीं करते हैं. स्पेशली जो ये 3 सेक्शंस है 184, 185, 188, ये तीनों में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व नहीं है, ये याद करना बहुत जरूरी. ये याद नहीं होंगे तो ये सेक्शंस के आंसर्स आप नहीं कर पाओगे और आपके ऊपर से जा रहा होगा नो डाउट. इसीलिए पहले ये अच्छे से पढ़ के आओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर सुनोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग. पंकज है हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड of XYZ for independent director of an alternate director. देखो क्या बोला यहाँ पे कि जो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे क्वालिफाई नहीं था उसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना दिया. नहीं बना सकते, पढ़ा है हमने डायरेक्ट. ठीक है, तो ये चीज नॉट वैलिड. नेक्स्ट है कनक वॉज अपॉइंटेड एज अ SSD विच इन द बिजनेस ऑफ ऑयल रिफाइनिंग. सब्सिक्वेंटली ए और बी ने भी इनको अपॉइंट किया. ये होमवर्क करोगे आप. 3 कंपनीज ने उसको SSD अपॉइंट कर लिया है, बताना है वैलिड है कि नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप होमवर्क में करोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिमूवल का क्वेश्चन है. ठीक है, MD के रिमूवल का क्वेश्चन है और ये पूछा है कि स्टेप्स बता दो और ये बता दो कि रीजन बताना जरूरी है क्या रिमूवल करने के लिए. नो, मैंने आपको बताया हुआ है.
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयास लिमिटेड के 10 डायरेक्टर्स हैं बोर्ड पे, 2 डायरेक्टर्स हैव रिटायर्ड बाय रोटेशन, प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप, ठीक है। और ये भी नहीं बोला गया कि हम फिल नहीं करेंगे, तो ना तो फिल किया और ना ये बोला गया कि हम फिल करेंगे, तो आपको याद होगा ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है। अगेन एजीएम एडजर्न हो गई और एडजर्न वाले पे भी फिलअप नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या बोला कि क्या रिटायरिंग डायरेक्टर शेल बी डीम टू हैव बीन रीअपॉइंटेड, यस, है ना। आपका आंसर क्या होगा, अगर एडजर्न मीटिंग पे रेजोल्यूशन हमने करवाए थे बट हम वो लॉस्ट हो गए, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, पढ़ा ये भी हमने। क्या वो जो डायरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं इन केस द डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल द एजीएम। अब थर्ड केस में क्या बोला कि हम उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं क्या, कि अगर हम एजीएम में ना बुलाए तो। तब बेसिकली यहाँ पे देखो इस केस में वो वाली चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, रोटेशन और नॉन रोटेशन वाली, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला कि एजीएम वेजीएम जो होगी वो तो होगी ही, एजीएम तो होती ही है, तो इट इज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड द एजीएम, जहां पे डायरेक्टर जो कि लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन है वो रिटायर होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एजीएम में नहीं बुलाओगे ताकि रिटायरमेंट, देखो क्या बोला है कि अगर हम एजीएम में ना बुलाए तो क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, एजीएम तो बुलानी पड़ेगी ना। तो इसीलिए अगर एजीएम नहीं भी बुलाते हो तब भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड पे उनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन अगेन आप होमवर्क लिखो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। ये जो है ये आपका सेक्शन 181C वाला है, बोरोइंग वाला, कि बोर्ड के पास में बोरोइंग की पावर्स है क्या, कितनी लिमिट के बाद में एसआर पास करना पड़ता है, वो हमने सब कुछ पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि बोर्ड के पावर्स के विद इन है क्या, या फिर एसआर पास करना होगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया, इसीलिए मैं आपको वापस से नहीं करवा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, मिस्टर नानावती बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ही होल्ड्स 3% शेयर्स, यू आर इन्फॉर्म दैट ही होल्ड्स 1.5% शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड एंड हिज वाइफ होल्ड्स अनदर 3% कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब नानावती is not a director in A Limited. The company prior to his appointment had commenced transactions with A Limited. In the next board meeting to be held, BOD proposes to discuss about price revisions sought for. Whether Nanavati should be making a disclosure of his interest. Section 184. Again, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये इंटरेस्टेड है क्या। अगर ये इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली बात है 184 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना होगा। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, और अगर ये इंटरेस्टेड है तो कैन ही वोट नो, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तब कैन ही वोट यस, ठीक है। ये भी आप खुद से कर सकते हो, आपको 184 के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है कि क्या ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। चलो वैसे तो यहाँ पे देखो दिख ही गया, बट अगेन अगर आपको याद नहीं था तो एक बार आप अपने लेवल पे इसको ट्राई करना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एसएसडी का एक क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप होमवर्क पे कर सकते हो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में पूछा है आपसे कि कंपनी है उसके इतने स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, क्या ये अपॉइंट करना मैंडेटरी है, टेन्योर क्या रहेगा, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। वेकेशन का क्या है कि कब उसको ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा मतलब आपको पूरा प्रोविजन समझा देना है। एसएसडी वाले क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्टली पूछता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, जॉन एक डायरेक्टर है, ठीक है, जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं पब्लिक से, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई तो वो डिपॉजिट्स का रीपेमेंट नहीं कर पाया, ओके। और यहाँ पे क्या बोला कि ड्यू हुए थे 10 अप्रैल 2018 को और उसने 5 मई 2019, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया और रीपेमेंट नहीं कर पाया है वो। अब उसको दूसरी कंपनी अपॉइंट करना चाहती है एज डायरेक्टर। साफ साफ दिख रहा है 164 सब सेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो ना तो अपनी कंपनी में रह सकता है ना ही किसी और कंपनी में अपॉइंटमेंट ले सकता है, ठीक है। चलो लास्ट है एक क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, आपको बताना है कि क्या ये पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। एल जिसने कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है और 5 महीने पास हो गए, पर हमने पढ़ा है अगर आपने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया और 6 महीने पास हो गए तब आप डिस्क्वालिफाइड हो गए, 5 महीने पास हुए तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो गए। जी डायरेक्टर है जिसने फाइल नहीं करे हैं कंपनी के एनुअल रिटर्न पर्टेनिंग टू एजीएम 3 सालों तक, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी आ जाएगी क्योंकि उसने 3 सालों तक फाइल नहीं करे हैं, तो आप अगले 5 सालों के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, ठीक है।
चलो, और फिर आपको वही चीज एक दिन है कि 5 इयर्स तक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पर अगेन यहाँ पे देखो एक 167 के अकॉर्डिंग याद है वेकेशन वाला भी हमने पढ़ा था। सेम कंपनी जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उससे आपकी पोजीशन वेकेट नहीं होगी, बट बाकी सारी कंपनीज से आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हमने पढ़ा है ना कि जिस कंपनी में यार कांड करके बैठे हो पहले उसको सही तो करो, फिर वेकेट करना होगा। तो आपको 164 और 167 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो ये अपने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, आपको वो क्वेश्चंस अपने लेवल पे करने हैं। ये तो हो गए, इसके अलावा भी ठीक है मैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, वो भी आप अपने लेवल पे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हर चैप्टर के आते रहेंगे, तो उसको भी आप रीड करते रहना। ठीक है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।